माननीय रावत साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा कि आपके दौर में भी तजारत थी इंडिया के साथ, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी गवर्नमेंट भी शुरू कर रही है। आप इस बात पे नाराज क्यों हैं गवर्नमेंट के साथ? देखिए जावेद साहब, हम नाराज नहीं है, बट द पॉइंट इज कि हमने तो कभी क्लेम नहीं किया कि इंडिया के साथ तजारत नहीं होनी चाहिए, इंडिया के साथ तजारत बंद कर देनी चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए। मगर जब आप ये खुद क्लेम करें और ये कहें कि जी हमें इंडिया के साथ उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ एक टेबल पे भी नहीं बैठना चाहिए, उनकी उनकी हर चीज उनके साथ बंद करनी चाहिए, उनकी परवाजें बंद, मोदी हिटलर है, फासिस्ट है, अब उसके साथ हमारे रास्ते बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए। अब इंडिया के साथ जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगी। ये मुझे पता है कि ये सब गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन अब मजबूरी भी है, जाहिर है। क्या कह रहे हैं जावेद साहब? आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, ये सारी चीजें थी, लेकिन इसके बावजूद जाहिर मजबूरी भी है। पाकिस्तान में जब कॉटन नहीं उगेगी तो जाहिर है हमारा तो सारी एक्सपोर्ट्स ही कॉटन बेस्ड हैं, तो कहीं ना कहीं से कॉटन धागा लेना पड़ेगा पाकिस्तान को। जब लेना पड़ेगा तो सबसे बेहतरीन जो मंडी है वो तो इंडिया है, पाकिस्तान के करीब। सर, वो तो सही है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि कॉटन का जो इशू है, पहले तो आप उसको देखें कि पाकिस्तान में कॉटन कम क्यों हो रही है। मुझे याद है हमारी जब गवर्नमेंट थी, 14 से 15 मिलियन बेल पाकिस्तान में कॉटन प्रोड्यूस होती थी। वो कम होते 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 अब हम 9 मिलियन या उससे भी नीचे आ गए। तो पहले तो इस चीज को एड्रेस करें ना कि आपने कॉटन के सारे 35% कम हो गया सर। जी जी। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको भी तो आप एड्रेस करें ना। देखिए, ये कह देना कि जी कॉटन मंगवा लें और अपने जो आपके एग्रीकल्चर मुल्क है, हर चीज यहां पैदा हो सकती है, उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे और कॉटन कंटिन्यूअसली एवरी ईयर कम होती जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि इन दी एंड बिल्कुल कॉटन होगी नहीं पाकिस्तान में अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया और आपने इसके बारे में कुछ किया नहीं। कॉटन के दरख्त लोगों ने काट दिए, कॉटन की फसलें खत्म कर दी, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, कोई सपोर्ट प्राइस नहीं, कोई कल्टीवेशन पे कंट्रोल नहीं। तो ये तो होना था सर इन दी एंड। लेकिन सर देखिए ना, इसमें आप तो क्योंकि सर वजीर खजाना रहे हैं सलीम साहब, इशू ये है कि कॉटन जो है पाकिस्तान के अंदर जखीरा अंदोजी होती है। जब जखीरा अंदोजी होती है तो प्रॉपर जो कंपनीज है उनको मिलती नहीं है। तो अब जब ये सप्लाई मिलेगी इंडिया से तो जाहिर है फिर वो बैलेंस मार्केट हो जाएगी। दूसरा धागा है, धागे के बगैर तो जाहिर है आप कुछ भी नहीं बना सकते, और पाकिस्तान में धागे की प्रोडक्शन बहुत कम हुई है। चीनी का भी यही इशू है, 135 रुपए किलो चीनी पर पहुंच गई है, और जो ही ये रमजान शुरू होगा मजीद महंगी हो जाएगी। तो अब ये जो 5 लाख मेट्रिक टन चीनी आएगी तो उससे बैलेंसिंग हो जाएगी। देखें जावेद साहब, पहले तो देखें, आपको भी पता है चीनी एक्सपोर्ट क्यों किया आपने, जब आपको पता था कि चीनी नहीं है मुल्क में। इतने समझदार लोग हमारी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता था जब ये समरी बन रही थी, जब ये अप्रूवल हो रही थी, कि आगे जो है हमारे पास मसला आ जाएगा, चीनी शॉर्ट हो जाएगी, प्राइसेस विल राइज और हमें मसला आएगा मुल्क में। तो ये तो देखें, जो डिसीजन ले रहा होता है उसको ये सोचना चाहिए, और स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कॉमर्स मिनिस्ट्री को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, ये सब ऑन बोर्ड होती है जी जब समरी बनती है। तो ये चीजें अगर आप उस वक्त नहीं सोचे और अब आके कहे नहीं जी क्योंकि अभी तो चीनी बड़ी महंगी हो गई तो अब इंडिया से मंगा लो, कॉटन खत्म हो गई तो अब इंडिया से मंगा लो, तो मैं ये समझता हूं कि ये चीजें हमें सोचनी चाहिए बिफोर वी मेक आवर डिसीजंस। और इसीलिए आज ये नौबत आ रही है। और अब आपने फर्दर देर की कि आप कहीं और से नहीं मंगा सकते तो अब इंडिया से मंगा लें। और अगर ये एक एवेन्यू है इंडिया के साथ हालात ठीक करने का, तो वो भी एक बहाना है कि जी ये तो नजदीक है, कल हम खोलेंगे, परसों चीनी भी आ जाएगी, परसों कॉटन भी आ जाएगी, हालात पाकिस्तान के ठीक हो जाएंगे। मगर सर अगली चीज जो होगी वो वैक्सीन होगी, क्योंकि वैक्सीन हमें किसी जगह से नहीं मिल रही। तो इंडिया के अंदर वैक्सीन वाफर मिकदार में है, वो पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। तो वैक्सीन के लिए भी हमें जाहिर है इंडिया के पास जाना पड़ेगा। और नबासा ये फरमाइए, क्योंकि आपका ताल्लुक ही मुल्तान के साथ है, कॉटन का सारा इशू वहां पे, लेकिन गवर्नमेंट के बारे में एक तासुर उभर रहा है कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं तो सबको पता होता है कि इन्होंने वापस आ जाना है, यू टर्न ले लेना है। अगर आपको ये अंदाजा था कि कभी
कभी ना कभी कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको मेडिसिन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और ये जो ट्रांजिट ट्रेड है वो भी आपको खोलनी पड़ेगी। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन लेने की क्या जरूरत है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा तजारत नहीं खोलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। सर, पहला तो जवाब ये कि जैसे मानवी साहब फरमा रहे थे, और मैं भी छोटा मोटा एक जिम्मेदार हूँ, कपास और जो शुगर केन है ये दोनों फसलें एक ही टाइम पे चलती हैं सर। अनफॉर्चुनेटली जैसे मानवी साहब फरमाया कि जी 14 मिलियन से जब 9 मिलियन पे बेल्स आई, इत्तेफाक देखिए कि हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त 10 अरब डॉलर सिर्फ इस 8 महीने में उसकी एक्सपोर्ट ज्यादा जा चुकी है। अगर हम कॉटन इंपोर्ट नहीं करते तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगने जा रहा था। एक अपनी जगह इशू। दूसरा, शुगर केन की जो डिमांड है इस साल में इत्तफाकन वो ज्यादा रही है, और हमारी बारिशें ना होने की वजह से शुगर केन की जो सप्लाई है वो चेन कम हो गई, तो हमें ये करना पड़ गया। दूसरा इशू रहेगा कि जो ऑस्ट्राजेनेका या वैक्सीन के हवाले से कहा है कि जो ऑस्ट्राजेनेका जो हमें मिलने जा रही थी गोवी कोवैक्स की वजह से जो मुफ्त मिलने जा रही थी, उसकी फैक्ट्री सीरम इंटरनेशनल वहां पे मौजूद है, तो वहां इंडिया में मौजूद है, तो हमें वहां से 17 मिलियन करीब जो वैक्सीन आनी थी वो भी वहीं से आनी थी। सो ये वो आएगी ना, अगला टारगेट वैक्सीन है हमारा। ये हमारी नीयत के साथ ही हमने जो किया था, कश्मीर के हवाले से जो स्टैंड लिया था वो बड़ा ही लॉजिकल स्टैंड था। देखिए सर, लेकिन सवाल ये एक्सट्रीम पोजीशन, जब आपको अपने जमीनी हकायक का पता होता है 370, तो फिर ये कहना कि हिटलर है, हम उसके साथ बड़ी सीटों पे छोटे लोग बैठ के हैं और इनके साथ जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तो फिर इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेने की क्या जरूरत है? आर्टिकल 370 पहली दफा लगा था, इससे पहले भारत ने लगाया। हमारी वो जज्बात, हमारे सेंटिमेंट्स दे वर जेन्युइन, लेकिन एक चीज याद रखिए, हमारी इंटेंशन, हमारे एक्शंस को आप डाउट नहीं कर सकते। अगर नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की किसी शादी पे आता ना तो मैं डाउट कर जाता कि शायद इस वजह से कॉटन खोली हो। अगर जिंदाल कहीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कारोबार कर रहा था तो मैं उसकी नीयत पे शक कर जाता। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहां जाता और एक प्रेस रिलीज इशू करते, कश्मीर का लफ्ज डिलीट करा देता कि मैंने मोदी खुश करना, तो मैं उसको डाउट कर जाता। सारे काम अगर बॉम्बे अटैक्स के बावजूद मैं ये कहता कि बॉम्बे अटैक्स जो है ना वो पाकिस्तान ने करवाए, तो मैं शायद उस पर डाउट कर जाता। और अगर हुर्रियत के लीडर मुझसे मिलने के लिए आते प्राइम मिनिस्टर को और वो इनकार कर देता, मैं डाउट करता। ये सारी चीजें फर्स्ट अपनी जगह पे, लेकिन मसला ये है कि आपके दौर में कश्मीर निकल गया हाथ से, चला गया, चला गया। आपको पता है शुगर केन का मेन इशू क्या है? हमारे पास जो शुगर केन की जो इंटरनेशनल प्राइस है वो 95 रुपए मिल रही है, इंडिया के अंदर वो 85 रुपए की है। जब एक गरीब आदमी को 10 रुपए का इंपैक्ट आता है, जो 900 रुपए दिहाड़ी बना रहा है, उसके 10 रुपए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप और मैं यहाँ स्टेज पे डिसाइड नहीं कर सकते। मसला ये है कि $1 अरब का इशू है, जो नौकरी जो कुछ आप करेंगे ना सर, पाकिस्तान की इकोनॉमी को $1 अरब का फायदा हो सकता है, लेकिन कश्मीर, पूरा कश्मीर चला गया। ये दोनों चीजें साथ चलेंगी, ये ऐसा नहीं हो सकता। जहां पे एक लाइवलीहुड है वहां पे एक डिप्लोमेसी है। आप तो जब ये नवाज शरीफ कहते थे या आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते थे, आपको बड़ा माजरत के साथ साथ डिप्लोमेसी में, कश्मीर डिप्लोमेसी में अगर जितना काम हमारी गवर्नमेंट ने किया शायद को कर सका। आज दुनिया जानती है कश्मीर में एट्रोसिटीज हैं, कश्मीर में जुल्म हो रहा है। इससे पहले सर इससे पहले तो कश्मीर का नाम नहीं ले जाता था। मैं 2014 में अब्दुल बासित साहब का ले लें, उसमें लिखा है कि जो फॉरेन वो पॉलिसी बनाई गई थी जो एक्सटेंड, उसमें कश्मीर का नाम नहीं लिखना। तारिक फातमी ने और सरताज अजीज साहब ने मियां साहब को कहा था कि इसमें कश्मीर का नाम नहीं लिखना, मोदी नाराज हो जाएगा। आपको वैसे मियां साहब खुश होना चाहिए कि जो आपकी पॉलिसी थी वही गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि कश्मीर के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं किया इन्होंने। कश्मीर का इशू जो है इनकी दिल के अंदर भी है, इनकी जान के अंदर भी है, उससे एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको तो वेलकम करना चाहिए गवर्नमेंट को। गुजारिश ये है कि मुझे आपने 73 सालों में एक बात पढ़ाई कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। आपने मुझे कहा कि कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनके लिए आपने जिहाद करना है, आपने लड़ना है, उनको आज़ाद करवाना है। यही आपका नस्बोलैन है, यही आपकी ज़िंदगी का महवर है, यही ज़िंदगी है आपकी। आप मुझे ये बता दें, आज मुझे आप कपास का कह रहे हैं, आज मुझे आप चीनी का कह रहे हैं, आज आप अपनी धागे का मईशत को बेहतर करने का कह रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि अगर आप वाजपेयी को लाते हैं मनारे पाकिस्तान और वो कश्मीर की बात करता है तो आप कहते हैं नजरियाती सरहदों पर आपने हमला कर दिया उसको बुला के। आप मुझे आज बताएं कि रातों रात अगर आपके तल्लुकात बहाल हो जाते हैं इंडिया से, तो मुझे तो उस दिन ही हैरानगी हुई थी और परेशानी हुई थी, ये किस बुनियाद पे आपके तल्लक रातों रात बहाल हुए हैं। आज मुझे धागा और चीनी पे आज मुझे पता जरूरत है पाकिस्तान को, आपने वजिया को
ना सिर्फ कश्मीर हड़प करने का आपने सर्टिफिकेट दे दिया, बल्कि आपने उसको अरबों रुपए का फायदा भी दे दिया। आप मुझे ये बताएं कि इसके बावजूद आज मुझे ये कहने में हक बजाना मैं हूं कि नहीं कि जब मैं ये कहता था कि पाकिस्तान अपने घर को दुरुस्त करे तो आप उस वक्त मुझे कहते थे कि ये गद्दार है। आप उस वक्त मुझे गद्दार या उस वक्त गलत कहते थे, या आज मुझे ये कहने में हक बजाना मैं हूं कि आप गलत हो। आप मुझे गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हो, आप मुझ पर गद्दारी का मुकदमा टाउनशिप में भी बनाते हो, आप मेरे पे मुकदमा गद्दारी का बनाते हो शादरा थाने में भी। आप मुझे एक सर्टिफिकेट दे रहे हो कि आप गद्दारे वतन हो। मैं कहता क्या हूं? मैं जब पाकिस्तान के मसाइल का जिक्र करता हूं, जब मैं ये कहता हूं कि हमारी सिमत दुरुस्त नहीं है, जब मैं ये कहता हूं कि मईशत पाकिस्तान की का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, जब मैं आपको कहता हूं कि आप स्टेट बैंक गिरवी रख रहे हो, जब मैं आपको कहता हूं कि आप मकबूजा कश्मीर बेचने वालों में से हो, तो आप कहते हो कि इसको गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट दो, इसको रजिस्टर्ड कर लो कि ये गद्दार है। मगर एक सेकंड, आपने साहब पूछे मुझे लगता, लेकिन एक सेकंड, जब हम बात करते थे, जब हम अमन की बात करते थे, जब हमें वाजपेयी का दोस्त कहा जाता था, तो हम कहते थे कि कश्मीर का मसला बैठने से हल होगा। उस वक्त यह स्टेटस नहीं था जो आज कश्मीर का स्टेटस है। हम अमन की बात करते थे मगर कश्मीर के लिए करते थे। ओन साहब ये फरमाइएगा सर, आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ का जब हुकूमत थी तो उस वक्त इन्होंने इंडिया को मोस्ट मेरा ख्याल ट्रेड के अंदर मोस्ट फेवरेट नेशन आपने ट्रेड के अंदर डिक्लेयर किया था, और उस वक्त तजारती काफिले वगैरह भी शुरू हो गए थे, और प्रेशर इतना ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा कि इन्होंने अपना ये टाइटल और ये अपनी ऑफर वापस ले ली, और उसके बाद वो जो डायलॉग और जो रिलेशन थे वो कमजोर पड़ गए। तो अब वो जो एक पूरी ट्रेड थी जिसमें एक पूरी ट्रेड खुल गई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जब उस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया था, तो आज आपने सिर्फ 3 चीजों के लिए वो सब कुछ कर लिया जो ये करने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा सर, मैंने ऐसा आगाज आपसे किया कि इंटेंशंस का फर्क है। इन्होंने जो कुछ किया था वो कैसे पता चलता सर, मेरे घर पे अगर कोई शख्स शादी के लिए चढ़ के आ जाए, एक एक्स किसी कैसे गेज करते हैं? गेज करने के लिए बड़ा जबरदस्त पैरामीटर है। अगर वहां पे रायवेंड में कोई शख्स जाती हैसियत में शादी पे आ रहा है तो ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया नहीं आ रहा, वो जाती दोस्त में आ रहा है। अब सवाल ये है कि इस बार मोदी का सिर्फ लेटर आया, उस बार मोदी खुद आ गया। कोई लेटर नहीं है सर, एक लेटर, एक बंदा बीमार है उसके लेटर तो फिर हमने भी कई लोगों को भेजे थे, हमें तो और सऊदी अरब से फोन भी आया था। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको लोग ये आपकी गेटवेल के लिए मैसेज भेजे होते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशंस को डाउट किया ना। सर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ठीक है, वो इमरान खान साहब का जाती दोस्त है। अब अगर वो इमरान खान साहब के घर आ जाते हैं किसी ऐन वक्त पे, तो आप इसको आप इंग्लैंड को इंडिया से कंपेयर करेंगे, जिस किस्म की हमारी तारीख इंडिया के साथ, इंडिया की बस किसी भी मुल्क की मिसाल ले रहे हैं, इंडिया को किसी भी सूरत इंग्लैंड से नहीं मिला सकते सर। नंबर 1, जितना एक जुल्म उन्होंने उन कश्मीरियों के ऊपर किया है, तो फिर उसकी चीनी क्यों ले रहे हैं सर? उसकी वजह कपास क्यों ले रहे हैं सर, धागा क्यों ले रहे हैं, और वैक्सीन क्यों ले रहे हैं? आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर की कितनी टैक्स को फायदा होगा, कितने मजदूरों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी, आपको पता है हमारी कितनी शुगर मिले, और बयानात क्या है, आज अमल क्या है सर? बयानात इसलिए थे कि वो जरूरी थे, दुनिया को मैसेज देना में बहुत भी जरूरी है सर। ये इसलिए कि गरीब आदमी की जिंदगी भी डिस्टर्ब हो रही है। अदरवाइज 5 लाख टन चीनी मंगवाने से हमें क्या फायदा होगा? जस्ट आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछ लेता हूं, कोई बेनिफिट है एक गरीब आदमी की जिंदगी में? रमजान आ रहा है, रोजे आ रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीनी की प्राइस सर्ज करेगी। इस मौके पे जब एक ऑलरेडी इकोनॉमी प्रेशर में है, लोगों पे बेरोजगारी है, सिर्फ उस बेनिफिट के लिए। अदरवाइज एक और आप बता दीजिए, हम 5 लाख टन चीनी मंगवा के क्या फायदा ले सकते हैं? वैसे आपसे वैसे मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन सलीम मांडवी वाला साहब, आपके पास सवाल है कि ये 5 लाख मेट्रिक टन जो चीनी आ रही है, ये ओन अब्बास साहब का ये कहना है कि हमें उससे क्या फायदा हो सकता है, ये मुल्क की मजबूरी है, लेकिन कश्मीर को सैक्रिफाइस नहीं किया, कुर्बानी कश्मीर की नहीं ली कि एक छोटा सा